गुड आफ्टरनून बच्चों, सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। रानीश सागवाल, रानीश सुन पा रहे हो बच्चे? यस सर। ओके, शुरू करते हैं। देखो बच्चों, डाइजेशन अपना चल रहा था। डाइजेशन में मैंने आपको बताया कि ड्योडिनम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ड्योडिनम, 3 पार्ट आपको बताए थे। सबसे पहले ड्योडिनम, जेजुनम और उसके बाद इलियम। तो मैंने बताया कि जो ड्योडिनम है जो सबसे छोटा पार्ट है और सी शेप्ड पार्ट है। कैसा है? सी शेप्ड पार्ट है। इसी के अंदर आपका मोस्ट ऑफ डाइजेशन होता है। आपकी ड्योडिनम के अंदर 3 अलग अलग जगह से सिक्रेशंस आ रहे हैं। लीवर से, लीवर क्या कर रहा है? लीवर यहां पे बाइल जूस डाल रहा है। लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों यहां पे बाइल जूस डाल रहे हैं। पेनक्रियाज पेनक्रिएटिक जूस डाल रही है। प्लस ड्योडिनम की वॉल यानी कि इंटेस्टिनल वॉल खुद भी बहुत सारे एंजाइम्स यहां पे डाल रही है। तो 3 सिक्रेशन कौन कौन से हो जाते हैं? बाइल जूस, पेनक्रिएटिक जूस और तीसरा आपका इंटेस्टिनल जूस। पहले 2 जूस हम कर चुके हैं, बाइल जूस भी कर चुके हैं, पेनक्रिएटिक जूस के एंजाइम्स भी हम देख चुके हैं। आज बच्चों हम कवर करेंगे इंटेस्टिनल जूस के बारे में। इंटेस्टिनल जूस करवाने से पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो मोस्टली जो ग्लैंड्स है वो हमारे म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन हमारी इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोला मैंने? हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा लेयर के अंदर, सब म्यूकोसा लेयर, 4 लेयर बताई थी बच्चों आपको। सबसे बाहर सिरोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की तरफ होती है म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते बच्चे? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, आपको मोस्टली ग्लैंड्स म्यूकोसा में दिखेगी लेकिन ये सब म्यूकोसा में दिखाई देगी। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या कर रही है? ये सिक्रेट करती है बाइकार्बोनेट आयंस। और ये सिक्रेट करती है म्यूकस। क्यों सिक्रेट कर रही है? क्योंकि जो फूड है वो स्टमक से आया है, और बच्चों जो स्टमक से जब फूड आता है तो उसके अंदर एसिड मिला होता है, यानी कि वो एसिडिक होता है। और इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच पे काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं एल्कलाइन पीएच पे। दैट मींस आपको जो फूड आया है पीछे से स्टमक की तरफ से, उसको क्या बनाना पड़ेगा? आपको उसे एल्कलाइन बनाना पड़ेगा। तो उसे एल्कलाइन कौन बनाएगा? ये जो सिक्रेशन है ब्रूनर्स ग्लैंड का, ये क्या करेगा? आपके स्टमक से आने वाले फूड को, जिसे हमने क्या बोला था? हमने उसे बोला था काइम, है ना। तो ये काइम जो था, जो एक एसिडिक पेस्ट बन चुका है, इस एक मिनट बच्चों, हाँ जी। 2 से 3 मैथ की होती है सर यहाँ तो डेली मेरी क्लास होती है 2 से 3। नहीं हमारी लगती है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बच्चों, बीच में कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे क्लास के लिए, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। चलिए, मैंने आपको बताया कि ब्रूनर्स ग्लैंड बाइकार्बोनेट आयन और म्यूकस सिक्रेट करती है, और ये क्या करेंगे? आपका जो स्टमक की तरफ से जो काइम आया है, उस एसिडिक काइम को
काइम का नेचर कैसा बच्चों? एसिडिक। इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसको क्या कर दिया जाएगा? न्यूट्रलाइज, ताकि इस न्यूट्रल फूड के ऊपर आपके यू कैन से इंटेस्टिनल एंजाइम्स काम कर सके। मैंने बताया कि इंटेस्टाइन के एंजाइम जो होते हैं ना बच्चों, वो एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जितने भी हैं, दे वर्क्स ऑन एल्कलाइन पीएच। और कितना पीएच चाहिए इनको? अराउंड 7.8 पीएच चाहिए है। तो ये 7.8 पीएच लाने का काम किसका है? ब्रूनर्स ग्लैंड का, ताकि आपके एंजाइम्स इंटेस्टाइन में अच्छे से वर्क कर सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये देखते हैं कि इंटेस्टाइन कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। बच्चों इंटेस्टाइन के अंदर ना आपकी सेल्स हैं, लाइक आपके इंटेस्टाइन के अंदर है नॉर्मल सेल्स है, जिसे आप यू कैन से म्यूकस सेल्स बोलते हो। म्यूकस सेल्स तो आपको पता है म्यूकस सिक्रेट करेंगे, दैट्स वेरी नॉर्मल। इसके अलावा जो बाकी की इंटेस्टाइनल सेल्स है, बहुत तरह की इंटेस्टाइनल सेल्स वहां पे होती है, जो कि एंजाइम सिक्रेट कर रही है। तो ये म्यूकस और एंजाइम मिलके जो ये कॉम्बिनेशन बनता है इसका, इसे हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, या बच्चों इसी को हम बोल सकते हैं सक्कस इंटेरिकस। ये वर्ड याद रखेंगे सब बच्चे, सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, एंजाइम्स का हमें समझ में आ गया। अब अगर हम इंटेस्टाइन को देखें अंदर से, तो हमें फॉर एग्जांपल ये इंटेस्टाइन की ट्यूब है, और हमें म्यूकोसा लेयर ऐसे मिलेगी बच्चों। इन म्यूकोसा की इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं विलाय। म्यूकोसा की इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं विलाय, और विलाय के ऊपर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलाय। मैं आपको थोड़ा सा आगे जब मैं आपको एब्जॉर्प्शन सिखाऊंगा, तो बच्चों एब्जॉर्प्शन में मैं आपको विलाय माइक्रोविलाय के बारे में ज्यादा डिटेल से बताऊंगा। अभी बस मुझे इतना बताना है कि इन विलाय के बीच में आपको ऐसे कुछ ऐसे डीपर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे लाइक दिस। दीज स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से बनाया बच्चों, दीज आर कॉल्ड क्रिप्ट्स। इनको बोलते हैं क्रिप्ट्स, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहेन। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहेन। अब ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहेन है, ये भी बड़े स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्यों होते हैं बच्चों? क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकुहेन के पास अलग अलग तरह की सेल्स है। लाइक इनके पास होती है स्टेम सेल्स, जो डैमेज, अगर कोई सेल डैमेज हो जाती है ना, तो उसको रिप्लेस कर देती है। और दूसरा इनके पास में होती है, एक मैंने बताया आपको स्टेम सेल्स, जो न्यू सेल्स को जनरेट करती है, और दूसरी है बच्चों इनके पास में, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पेनिथ सेल्स। ये पेनिथ सेल क्या करती है बच्चों? ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन सिक्रेट करती है। दे सिक्रेट एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आपके फूड में प्रेजेंट रह गया तो उसको खत्म किया जा सके। ठीक है ना, लाइक यू कैन से एग्जांपल दे सकते हो बच्चों आप लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम सिक्रेट कर रही है आपकी पेनिथ सेल्स, जो बैक्टीरिया वगैरह को, पैथोजन वगैरह को ना किल कर देता है। ठीक है, तो ये एक जस्ट बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ आपके इंटेस्टिनल जूस से रिगार्डिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं, मैं उनको सेपरेट। सर एक बार बैक फीड करना। बैक करूं? एक मिनट, ये लो बच्चों, पूछो क्या था इसमें।
यहां तक कोई डाउट है? सर ये नीचे पेनियत सेल से आगे वाला बताओ तो। ये यस मैंने सर। बोला क्रिप्स ऑफ लाइबर कोहेन के अंदर कई तरह की सेल होती है, जिसमें से मैंने यहाँ पे दो तरह की सेल आपको बताई। एक होती है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल एक तरह की मदर सेल्स हैं। स्टेम सेल क्या करेगी, अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कोई सेल डैमेज हो गई है तो ये उसकी जगह पे नई सेल बना के वहां पे भेज देगी। तो इसका काम क्या है, ये डैमेज्ड सेल को रिपेयर कर रही है। डैमेज जो सेल हो चुकी है वो तो डैमेज होगी, खत्म है, अब उसकी जगह पे उसको रिप्लेस करना है नई सेल से। तो नई सेल कौन बनाएगी, स्टेम सेल। तो ये न्यू सेल्स बना रही है और डैमेज सेल को हटा देगी। पेनिथ सेल क्या करेगी, पेनिथ सेल्स आपका लाइसोजाइम सिक्रेट कर रही है और ये लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल कर देगा जो आपके फूड में प्रेजेंट होंगे। बस ये बताया। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए लास्ट टाइम हमने क्या किया था, आपके फूड के जो कंपोनेंट्स थे उसे हमने ब्रेक डाउन कर लिया था, ठीक है ना। हमने उसमें पेनक्रेटिक जूस अप्लाई किया और उसको कुछ कंपोनेंट्स में तोड़ दिया था। तो अब हम वहीं से स्टार्टिंग करेंगे और फाइनली उसको एंड प्रोडक्ट तक लेकर के जाएंगे। जैसे कि याद करो लास्ट लेक्चर, प्रोटीन्स को जब तोड़ा तो प्रोटीन्स टूटने के बाद बन गए थे डाइपेप्टाइड्स। प्रोटीन को तोड़ के हमने कहां तक पहुंचा दिया था, हमने बना दिया था, कलर चेंज करते हैं, प्रोटीन बन गए थे बच्चों डाइपेप्टाइड्स। जब हमने पॉलीसैकेराइड को तोड़ा तो पॉलीसैकेराइड टूट के बन जाता है डाइसैकेराइड, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल था, आपको याद हो तो पॉलीसैकेराइड में बच्चों स्टार्च का एग्जाम्पल आपने लिया था। हमने बोला था ना कि 70% स्टार्च हम इंटेस्टाइन में तोड़ रहे हैं, 30% को हम माउथ में तोड़ चुके हैं, ठीक है ना। तो स्टार्च क्या था, स्टार्च वाज अ पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जब टूटेगा तो डाइसैकेराइड में आ जाएगा, डाइसैकेराइड को जब तोड़ेंगे तो मोनोसैकेराइड बन जाएगा वो। तो अभी हमारे पास डाइसैकेराइड है। और क्या चीज थी हमारी, फॉर एग्जाम्पल फैट। फैट को हमने तोड़ के बना लिया था बच्चों ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। न्यूक्लिक एसिड का जब ब्रेक डाउन किया था तो न्यूक्लिक एसिड से हमने बनाया था, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा था और बनाया था न्यूक्लियोटाइड्स। ये बातें कुछ नई नहीं बता रहा मैं, लास्ट लेक्चर की ही बातें मैंने लिखी है बच्चे, कुछ नया नहीं लिखा मैंने। न्यूक्लियोटाइड्स, तो हमने यहां तक का ब्रेकडाउन सीख लिया था कि ये चीजें कैसे बनी है। लेट मी रिपीट, पेनक्रेटिक एंजाइम्स के हेल्प से प्रोटीन को तोड़ दिया डाइपेप्टाइड्स में, पॉलीसैकेराइड को तोड़ दिया डाइसैकेराइड में, और फैट को तोड़ दिया बच्चों। फैट को कौन से एंजाइम ने तोड़ा था, लाइपेज ने। मैंने बताया था ना लाइपेज बड़ा डरपोक है, बाइल जूस उसकी हेल्प कर रहा था। तो लाइपेज और बाइल ने मिलके लाइपेज को ब्रेक डाउन कर दिया बच्चे मोनोग्लिसराइड में। और आपका जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करके चेंज कर दिया गया न्यूक्लियोटाइड्स में। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इसका फर्दर ब्रेकडाउन कैसे होता है। देखिए डाइपेप्टाइड्स को तोड़ने के लिए जो सबसे पहले आपका एंजाइम आएगा, यू कैन से जो पहला इंटेस्टिनल एंजाइम यहां पे बताने जा रहा हूं वो है डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज बच्चे, डाइपेप्टाइडेज का एक और नाम है, इसे आप एरिप्सिन भी बोल सकते हैं। यू कैन कॉल इट एरिप्सिन। ये क्या करेगा, डाइपेप्टाइड को सबसे छोटी यूनिट में तोड़ देगा, दैट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। तो याद रखना बच्चों, प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है अमाइनो एसिड। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आज हम जितने भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म होंगी, और जो कि क्या हो सकती है, ब्लड में
एब्जॉर्ब हो सकती है। सो दीज आर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, दीज आर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। सो प्रोटीन को हम बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट में ले आए हैं। प्रोटीन को तोड़ तोड़ के हमने लास्ट में अमीनो एसिड बना दिया है। अब डाइसैकेराइड, देखो बच्चों डाइसैकेराइड भी ना कई तरह के होते हैं। हालांकि मैंने लास्ट टाइम आपको सिर्फ एक डाइसैकेराइड बताया था, माल्टोज। जब स्टार्च को तोड़ा था तो क्या बनता है, माल्टोज बनता है। उसके साथ मैं और भी डाइसैकेराइड यहां पे कवर करूंगा, जैसे कि सबसे पहले तो लास्ट वाला ही ले लेते हैं, माल्टोज। माल्टोज को तोड़ने के लिए हमारा जो एंजाइम आएगा यहां पे, उसे हम बोलेंगे माल्टेज। जो कि आपके माल्टोज को, जो एक डाइसैकेराइड है, देखो बच्चों डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब शुगर यूनिट, तो माल्टोज के अंदर 2 शुगर यूनिट है। ये क्या करेगा, उन दोनों शुगर यूनिट्स को अलग अलग कर देगा। तो माल्टोज के अंदर कौन कौन सी शुगर यूनिट होती है, इसमें होती है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, और दूसरी यूनिट भी ग्लूकोज होती है। सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है ना, माल्टोज को तोड़ दिया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। बच्चों अगर आपका डाइसैकेराइड होता सुक्रोज, सुक्रोज कहां से मिलता है बच्चों, मान लो आपने चीनी खाई है या आपने गन्ना, ठीक है ना, गन्ने का रस पिया, तो उसके अंदर बहुत सारा सुक्रोज है, केन शुगर के अंदर, चीनी के अंदर बहुत सारा सुक्रोज है। तो सुक्रोज को तोड़ने के लिए जो इंटेस्टाइनल एंजाइम आएगा उसे बोलेंगे सुक्रेज। पीछे मैं एज लगा रहा हूं बच्चों, कुछ नया नहीं किया। सुक्रोज की यूनिट्स होती है बच्चों ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इसे भी हमने 2 यूनिट्स में तोड़ दिया। अगर आपका डाइसैकेराइड होता लैक्टोज, मान लो आपने दूध पिया है, तो आपके अंदर कौन सा डाइसैकेराइड गया होगा, लैक्टोज, मिल्क शुगर है बच्चों। मिल्क शुगर को तोड़ने के लिए इंटेस्टाइन से जो एंजाइम आएगा वो होगा आपका लैक्टेज। एंड फाइनली लैक्टोज विल बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। These are the simplest form of sugar। बच्चों इनसे ज्यादा छोटी शुगर हम नहीं बना सकते, तो ये इतनी स्मॉलेस्ट फॉर्म है कि ये डायरेक्टली अब आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड्स, ये डाइसैकेराइड थे, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बच्चों मोनोसैकेराइड्स के अंदर। दीज वर डाइसैकेराइड्स, जिन्हें हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ये सारे के सारे हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, अब आ जाइए मोनोग्लिसराइड पे। मोनोग्लिसराइड बच्चों किससे बनाया हमने, जब हमने लिपिड को तोड़ा है बाइल की हेल्प से, लाइपेज की हेल्प से, तो हमने बनाया है मोनोग्लिसराइड। अब मोनोग्लिसराइड को हम फिर से और छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, तो यहां पे भी हमें जो एंजाइम चाहिएगा वो कोई नया नहीं होगा, बल्कि वो भी लाइपेज ही होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला लाइपेज आपके इंटेस्टाइन ने सिक्रेट किया है। काम करने का तरीका भी वही है। ये क्या करेगा, मोनोग्लिसराइड को फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देगा, ये चेंज कर देगा इसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और अब आपका ये एब्जॉर्ब हो सकता है। लेकिन बच्चों फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये एक खास तरह के ब्लड वेसल में, नॉट ब्लड वेसल, एक खास तरह की वेसल में एब्जॉर्ब होगा, जिसे हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, तो कैसे एब्जॉर्ब होता है और क्यों होता है, ये थोड़ी देर रुक के बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है आगे का। न्यूक्लियोटाइड्स, बच्चों न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए आपके पास पहला एंजाइम आएगा न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर से फॉस्फेट ग्रुप को अलग कर देगा, और बच्चों जब फॉस्फेट ग्रुप इससे निकल जाएगा
तो न्यूक्लियोटाइड से जब फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड के अंदर से फास्फोरस निकल गया तो आप बोलेंगे उसे न्यूक्लियोसाइड बन गया वो। अब न्यूक्लियोसाइड के ऊपर फिर से एंजाइम एक्ट करेगा। एंजाइम विल बी, कौन सा एंजाइम होगा बच्चों? न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज ये क्या करेगा? न्यूक्लियोसाइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएगा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी बच्चों इसकी? ये चेंज कर देगा इसको नाइट्रोजिनस बेस में और शुगर में, दैट इज योर पेंटोज शुगर। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी सारी की सारी आ चुकी हैं। तो आपने क्या देखा आज कि जो हमारे इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टिनल एंजाइम्स फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं और ये फाइनल प्रोडक्ट अब आप ब्लड में जाने के लिए रेडी हैं। तो आज हमने बच्चों ये जितने भी प्रोडक्ट सीखे हैं, these are final products which are ready to absorb in your blood stream। क्या यहां तक आपको क्लियर है? yes or no? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए अब समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका, फिर मैं पेज चेंज कर रहा हूं। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन कहां पे होता है बच्चे? अभी तक जो भी डाइजेशन का प्रोसेस मैंने आपको सिखाया अलग अलग एंजाइम्स के माध्यम से, वो सारा का सारा डाइजेशन हो रहा था आपके ड्यूोडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ यहां पे। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पे हो रहा था? इन ड्यूोडेनम। और अगर बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन होगा बच्चे दो जगह पे। एक तो आपका ड्यूोडेनम से नेक्स्ट पार्ट जैजुनम में, और दूसरा इलियम। इनके अंदर आपके फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और ड्यूोडेनम के अंदर डाइजेशन होता है। ऐसा क्या है जैजुनम में और इलियम में कि वहां पे बहुत अच्छे से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है? अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो हमें यह मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मान लीजिए बच्चों ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा लेयर है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, उसने ऐसे फोल्डिंग्स बनाई हुई है। लाइक दिस। ये दोनों तरफ है बट मैं एक ही तरफ समझाऊंगा आपको। दीज आर म्यूकोसल फोल्डिंग्स, और इन म्यूकोसल फोल्डिंग्स के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला? ये है म्यूकोसा की फोल्डिंग्स। इन म्यूकोसा की फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों विलाई। ठीक है, दीज म्यूकोसल फोल्डिंग्स आर कॉल्ड विलाई। अब इनके ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, लाइक मान लो ये एक एपिथेलियल सेल मैंने बनाई है, विच इज, उसका ऊपर का सरफेस कुछ ऐसा दिखेगा आपको। लाइक दिस।
ये बच्चों इन सभी के ऊपर बनी हुई है। तो ये देखो, ये जो सेल्स है ना, इनके ऊपर का जो सरफेस है वो कैसा है, उसका इनका सरफेस जो है ना, ये ब्रश बॉर्डर हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज ब्रश बॉर्डर सरफेस। और इस ब्रश बॉर्डर सरफेस को हम बोलते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं, जो कि विलाई के ऊपर बने हुए हैं, इनको बोलेंगे माइक्रोविलाई। तो ये म्यूकोसल फोल्डिंग्स आर विलाई, और विलाई के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट है, इन्होंने इनके ब्रश बॉर्डर ने बनाया हुआ है माइक्रोविलाई। सो विलाई के ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चे, माइक्रोविलाई। क्या करते क्या है ये क्या करें, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। जितनी ज्यादा फोल्डिंग्स होगी सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा, और फूड जो है ना वो इनके ज्यादा टच में आएगा। ज्यादा टच में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। इसको कुछ ऐसे समझिए बच्चों कि अगर ये ऐसे ना होती, मान लो कि आपकी इंटेस्टाइन ऐसे होती, सीधी ट्यूब, बिल्कुल सीधी, तो फूड आता और आराम से आगे की तरफ चला जाता, और सिर्फ साइड वाली वॉल से ही इंटरेक्ट कर पाता, और बहुत कम एब्जॉर्प्शन हो पाता। लेकिन इसके केस में देखो, फूड सीधा नहीं जा सकता भाई साहब, फूड ऐसे जाएगा, ठीक है ना। फूड है ना, इनमें से अलग अलग से ऐसे लाइक दिस, और इनके अंदर भी फिर देखो, इनके अंदर लाइक दिस। तो बहुत सारे सरफेस को टच करते हुए फूड आगे जाएगा आराम आराम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का क्या हो, उसके एब्जॉर्प्शन हो, उसके ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का क्या हो, उसके एब्जॉर्प्शन। क्योंकि इनके नीचे, ये जो म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा है बच्चों, वहां पे आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है यहां पे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है। तो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स का क्या करना है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। एब्जॉर्ब होकर के क्या होगा, एब्जॉर्ब होकर के आपके जो डाइजेस्टेड फूड था, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फ्रुक्टोज, बच्चों ये डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस ये जाएंगे अलग अलग टिश्यूज तक। डाइजेस्टेड फूड कहां तक जाएगा, अलग अलग टिश्यूज तक। टिश्यूज उस फूड का इस्तेमाल करेंगे अपनी ग्रोथ पर्पज के लिए, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अलग अलग कामों के लिए। सो टिश्यूज का फूड को यूटिलाइज करना, फूड को यूटिलाइज करना, इसको बोलते हैं बच्चों एसिमिलेशन। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इज इट क्लियर, यस और नो? क्या यहां तक समझ आया आपको? यस सर। मैंने बस सिंपल सी बात बताई बच्चों की इंटेस्टाइन के अंदर बहुत म्यूकोसा लेयर वो प्लेन नहीं है, उसने ऐसे फोल्डिंग्स बनाए हुए हैं, इन फोल्डिंग्स को बोलते हैं विलाई। अब इनके ऊपर जो एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है, इस एपिथेलियल सेल्स के ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे विलाई के जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे माइक्रोविलाई, ठीक है ना। पर्पस क्या है, विलाई और माइक्रोविलाई का पर्पस एक ही है बच्चों, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन हो उसके, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। एक बार स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर अगले पेज पे चलते हैं। हो गया ओके सर। देखिए, एब्जॉर्प्शन जो है वो तीन तरीके से हो सकता है, या यू कैन से तीन तरीके से ही होता है। वो एब्जॉर्प्शन नंबर 1, एक मेथड है बच्चों एक्टिव एब्जॉर्प्शन, one is passive absorption and third is facilitated diffusion.
ये है ना, मुझे स्पेलिंग में एरर लग रही है, बच्चों एक बार चेक कर लेना। मेरे ख्याल से ये आई यहाँ पे नहीं आएगा। आई नहीं हाँ, आएगा अब सर। ठीक है, अब ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मैंने बोला कि जो फूड का एब्जॉर्प्शन है ना वो एक्टिवली भी हो रहा है, पैसिवली भी हो रहा है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो रहा है। बच्चों देखो वैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना वो पैसिव का ही एक पार्ट है। होता क्या है, अगर कोई सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, अगर उसके ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो, क्या बोला मैंने, अगर एक सब्सटेंस ए पोजीशन से बी पोजीशन में जा रहा है, अगर उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी यूज करनी पड़े, वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर बिना एनर्जी के कोई चीज चली जाए एक जगह से दूसरी जगह पे, वो होता है बच्चों पैसिव। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव का ही एक पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इन दोनों को अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं आपको अलग अलग समझा रहा हूं, बट अलग अलग होता नहीं है। इसमें भी हम एनर्जी का यूज नहीं करते और पैसिव में भी हम एनर्जी का यूज नहीं करते। पैसिव में हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की। पैसिव में किसकी बात कर रहे हैं, जस्ट सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, जब एक सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। मैंने क्या बोला, व्हेन अ सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यहां पे भी बच्चों हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन पे ही जाएगा, लेकिन यहां पे एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों कोई सेल है, और ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है ए, और बच्चों इस ए सब्सटेंस को सेल के अंदर जाना है, ठीक है ना। लेकिन इसको जाने के लिए ये डायरेक्टली नहीं जा सकता, हालांकि इसकी हाई कंसंट्रेशन है, लेकिन सेल इसको अलाउ नहीं कर रही अंदर जाने के लिए। तो इसको अंदर कैसे भेजा जाएगा, तो ये जो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन के पास में, सेल की मेम्ब्रेन के पास बच्चों कुछ ऐसे प्रोटीन्स आपको मिलेंगे जो इस चीज में हेल्प करेंगे। ये प्रोटीन क्या करेंगे, आपका जो सब्सटेंस था ए, वो इस प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाएगा लाइक दिस। उसके बाद ये प्रोटीन इसको पकड़ के अंदर की तरफ फेंक देगा, ठीक है ना। यहां से पकड़ा और मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप में आपको ये प्रोटीन कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि वो जो भी सब्सटेंस था ए, उसको अब सेल के अंदर भेज दिया गया। तो यहां पे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी है, हमें सिर्फ एक कैरियर प्रोटीन ने हेल्प की है। ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगी, इधर से उठाएगी और उधर डाल देगी, बट ये कैरियर प्रोटीन आपसे एनर्जी नहीं ले रही है। क्योंकि ये एनर्जी नहीं ले रही है, बिना एनर्जी के जब कोई ट्रांसपोर्ट होता है तो वो पैसिव होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे याद रखना, इस प्रोसेस, इस डिफ्यूजन की प्रोसेस में कौन फैसिलिटेट कर रहा है, एक कैरियर प्रोटीन यहां पे फैसिलिटेट कर रही है, इसीलिए इसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बच्चों सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, एक सेल के अंदर कोई चीज है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो में डायरेक्ट चली जाएगी, लेकिन फैसिलिटेटेड में किसी कैरियर प्रोटीन की हेल्प से वो अंदर जा रही है। क्या दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया, यस और नो? यस सर। ओके गुड। चलिए एग्जाम्पल्स समझने बहुत जरूरी है बच्चों, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं। देखो एग्जाम्पल्स पे ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स को याद रखना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करो बच्चों, तीनों के अंदर, तीन है एक्टिव, पैसिव और फैसिलिटेटेड, तीनों के अंदर ना दो चीजें लिख दो, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड सब में लिख दो, क्योंकि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड है ना, ये एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, पैसिवली भी, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कर रहे हैं। सो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, दीज आर कॉमन। यहां भी लिख दो ग्लूकोज
एंड अमाइनो एसिड। अब बच्चों देखो, हमने एक्टिव से स्टार्टिंग की है, राइट। नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो करना क्या है, यहां पे लिखो सोडियम, इससे अगले में लिख दो क्लोराइड, ठीक है। इधर आ गया सोडियम, फिर आ गया क्लोराइड, उसके बाद में ये बच गया। अब सोडियम क्लोराइड तो हो चुका है, यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखो बच्चों फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आएगा आपका, तो ऐसे याद रख लेंगे, F से फैसिलिटेटेड, F से फ्रक्टोज। इजी टू रिमेंबर, बस याद रखने से मतलब है कैसे भी करके एग्जाम तक। सोडियम क्लोराइड और इधर बच गया, तो इधर F से बना दिया फ्रक्टोज। अब दो चीजें और डालनी है बच्चों, आपका ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को हम बीच में डाल लेते हैं, पैसिव में डाल लेते हैं। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ये बच्चों हमारा हो जाता है अलग अलग तरीके से कौन सी चीज कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, एक्टिवली हो रही है, पैसिवली हो रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, क्या आप इसको याद कर लेंगे? यस और नो? यस सर। बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो लगभग हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक का ओवरऑल पार्ट कर चुके हैं। अब देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या कोई एब्जॉर्प्शन होता है, क्या कोई डाइजेशन होता है या नहीं होता है। लेट्स टॉक अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट मैंने आपको सिखाए हैं? मैंने बताया कि जो सबसे पहला और जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सीकम। उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट कोलोन, ठीक है ना। ऐसे करके बनाए थे हमने, फॉर एग्जांपल फिर से बना लेते हैं एक बार, छोटा सा सिंपल सा। दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला पार्ट है बच्चों सीकम। फिर ये दिस इज कोलोन, यहां ये सारा का सारा कोलोन। दिस इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये वाला पार्ट है बच्चों सिग्मोइड कोलोन। एंड फाइनली सिग्मोइड कोलोन के बाद में ये पोर्शन आता है, दिस इज कॉल्ड रेक्टम। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एनल कैनाल, और बच्चों ओपनिंग पोर्शन को बोलते हैं एनस, ठीक है। फूड यहां पे कहां से एंटर करेगा? जो डाइजेशन था और एब्जॉर्प्शन था बच्चों वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है, और डाइजेस्टेड पार्ट हमने ब्लड में भी पहुंचा दिया। अब अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है ना वो यहां से एंटर करेगा। जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहां पे कनेक्ट रहती है बाय स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का नाम बताया था मैंने आपको, इलियोसिकल वाल्व। क्या बोला था? इलियो, क्योंकि पीछे वाली ट्यूब स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है? दिस इज इलियम, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम। तो दोनों को जोड़ दिया बच्चों, इलियम प्लस सीकम, क्या बन गया? इलियोसिकल वाल्व। यहां से अनडाइजेस्टेड पोर्शन आपके सीकम में एंटर करेगा, सीकम से फिर जाएगा कोलोन में, रेक्टम, और रेक्टम के अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होती है वेस्ट सब्सटेंसेस की, जिसे हम बोलते हैं फीसिस या फिकल मैटर। और उसके बाद में एनस से जो भी वेस्ट होगा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, इन तीनों में से बच्चों सीकम आपका सबसे छोटा पार्ट है। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, एंड कोलोन इज द
लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। कोलोन, अब आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बच्चों कोई भी डाइजेशन एक्टिविटी नहीं होती, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नो डाइजेस्टिव एक्टिविटी। एब्जॉर्प्शन भी अगर देखें तो सिर्फ किसका होता है, कुछ ड्रग्स का, ओनली फ्यू ड्रग्स। लेकिन एक चीज का एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा यहां पे होता है और वो है वाटर। बहुत सारा वाटर यहां से एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि जो आपका फूड पीछे से आ रहा है ना वो एक बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में होता है और उस पेस्ट के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि वो सेमी सॉलिड बन जाए, ठीक है ना। तो आपके कोलोन के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है। कोलोन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और उसके बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा या यू कैन से जो फीकल मैटर होगा उसको एनएस के जरिए बॉडी बाहर निकाल देती है। फीकल मैटर का बाहर निकालना, फीकल मैटर का बॉडी से बाहर निकालना, इसे हम बोलते हैं बच्चों डेफिकेशन। वी आर कॉलिंग इट डेफिकेशन। क्या यहां तक क्लियर है आपको? क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके अब एक चीज समझिए, यहां पे जो सीकम है, मुझे ध्यान ये चीज मैंने पहले बता दी थी कि नहीं बता दी थी तो मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, कि जो सीकम है, सीकम के यहां पे एक ट्यूब अटैच है ऐसे करके। ये ट्यूब एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से ये बंद है, ठीक है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हाँ, क्या मैंने बता दिया था ये आपको पहले? यस ओके सर। ठीक है, मैंने बताया था कि इसके अंदर ना आज के टाइम पे ये इनएक्टिव हो चुकी है, नॉन फंक्शनल हो चुकी है, लेकिन हमेशा नॉन फंक्शनल नहीं थी। हमारे एंसेस्टर्स के अंदर, हमारे पूर्वजों के अंदर, जब हम आदि मानव वाली स्टेज पे थे, कच्चा खा लेते थे, घास फूस खा लेते थे, उस टाइम पे ये काम करती थी। तो ये क्या काम करती थी बच्चों, जब हम वो जो घास फूस खा लेते थे ना, उसके अंदर बहुत सारा सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास तो कोई एंजाइम होता नहीं था, लेकिन ये जो हमारी अपेंडिक्स थी तब, इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहते थे जो सेल्यूलेज एंजाइम सीक्रेट करते थे और वो सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था, ठीक है ना। आपको जो गाय भैंस है, बकरी है, जो अभी भी घास फूस खाते हैं, उनके अंदर आपको ये एक्टिव फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत सेल्यूलोज खाते हैं, तो उनके केस में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्प करते हैं। चलिए, हमारे अंदर क्या है, ये नॉन फंक्शनल। और ऐसा ऑर्गन जो हमारे अंदर आज नॉन फंक्शनल है लेकिन हमारे एंसेस्टर्स के अंदर फंक्शनल था, ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोला मैंने? वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? ऐसा ऑर्गन विच इज नॉन फंक्शनल, या आप कह सकते हैं नॉन फंक्शनल के बजाय पुअरली फंक्शनल इन आवर बॉडी, बट वेल फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा अपेंडिक्स, या आप कह सकते हो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखो बच्चों, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ना एक और काम की चीज प्रेजेंट होती है, एक और काम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उसका होना भी जरूरी है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको एक बैक्टीरिया मिलेगा, इस बैक्टीरिया का नाम है
ई कोलाई। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है नॉर्मली? ई कोलाई। और ये हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है बच्चों, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। ई कोलाई जो कि हमारे इंटेस्टाइन में मिल रहा है, ये क्या है? एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। कैसे बेनिफिशियल है? ई कोलाई क्या करता है? ई कोलाई का बेनिफिट, पहला बेनिफिट तो ये है कि ये विटामिन के फॉर्मेशन में या विटामिन के की कमी नहीं होने देता है, ठीक है ना। विटामिन के की सिंथेसिस में आपको हेल्प करता है, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करता है। एक तो ये विटामिन के की कमी नहीं होने देगा, पहली चीज। और दूसरा, अगर आपके है ना इंटेस्टाइन के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो नुकसान कर सकते हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ जाए तो वो आपको नुकसान कर सकते हैं। लेकिन ये जब तक है, ये चौधरी साहब है, ठीक है ना, ये जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उनकी संख्या ही नहीं बढ़ने देगा, दबा के रखेगा उनको, ठीक है। तो इसका होना जरूरी है। अगर ये कम हो जाए तो वो जो बाकी के हार्मफुल बैक्टीरिया वो संख्या बढ़ाएंगे और वो आपको नुकसान कर सकते हैं। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता। यू कैन से इट decreases the growth of harmful bacteria in your intestine। तो विटामिन के की कमी नहीं होने देगा और हार्मफुल बैक्टीरिया को भी वहां पे इंक्रीज नहीं होने देता है। क्या आपको समझ आया यहां तक? इज इट क्लियर और एनी डाउट? यस सर। यस सर। चलिए, अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, दैट इज डिसऑर्डर्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डाइजेशन से रिलेटेड कई तरह के डिसऑर्डर हैं, जैसे कि एक डिसऑर्डर है जिसे आप बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है? जॉन्डिस में आपका लीवर खराब हो जाता है बच्चों, लीवर इंफेक्टेड होता है, लीवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब हो सकता है लीवर में इंफेक्शन हो गया हो या कोई और दिक्कत हो गई हो, तो लीवर क्या है? मैं बोलूंगा लीवर इज अफेक्टेड। आपके अंदर जो आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा होगा, और अगर नॉर्मल से ज्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो दैट मींस हीमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। ध्यान से सुनो इस बात को, अगर आपकी बॉडी में आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो तो क्या होगा? दैट मींस हीमोग्लोबिन का भी ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है, और हीमोग्लोबिन के टूटने से आपके लीवर में बनता है बिलीरुबिन। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से क्या जनरेट होता है? बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन की अगर अमाउंट ज्यादा है, ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटेगा तो ज्यादा बिलीरुबिन रिलीज होगा, आपके बाइल के अंदर ज्यादा बिलीरुबिन होगा, ठीक है ना। और ज्यादा बिलीरुबिन आपकी बॉडी बाहर नहीं निकाल पाएगी। बहुत ज्यादा अगर बिलीरुबिन बॉडी में बन जाए तो बॉडी बाहर नहीं निकाल पाएगी उसको, और ये बिलीरुबिन आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा बच्चों, स्किन के नीचे फैल जाएगा, ठीक है ना, नेल्स के नीचे फैल जाएगा, आंखों के नीचे, यहाँ पे आपके कॉर्निया वगैरह के नीचे फैल जाएगा। तो पूरी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन फैल जाएगा, और बिलीरुबिन का कलर होता है येलो, येलो कलर पिगमेंट है, मतलब पीला, और पीला कलर पूरी बॉडी में फैल गया, हम बोलेंगे पीलिया हो गया, है ना। हम क्या बोलेंगे बच्चों? पीलिया हो गया है। तो पीलिया किसके कारण होता है? बिलीरुबिन का लेवल आपकी पूरी बॉडी में बढ़ जाता है, पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इट विल डिपॉजिट अंडर स्किन, नेल्स
and they will appear yellow. So that condition is called jaundice. पीलिया हो गया है, तो पीलिया के अंदर लीवर की खराबी होती है। वो इन्फेक्शन से हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है, कोई इंजरी से हो सकता है। क्या जॉन्डिस समझ आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। फिर एक डिजीज है हमारी डायरिया। एक डिजीज है बच्चों इंडाइजेशन। देखिए सबसे पहले ना कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है कि अगर जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जो फीकल मैटर है, अगर वो बाहर ना निकल पाए बॉडी से, बॉडी के अंदर ही अगर वो रिटेन हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। सो दैट मींस बाउल मूवमेंट जो है, बाउल का मतलब होता है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप कह सकते हो पुअर बाउल मूवमेंट, पुअर बाउल मोमेंट। अगेन मैं बता रहा हूं बाउल का मतलब क्या है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस हो रहा था वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वेस्ट बाहर नहीं निकल पाएगा, वेस्ट बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन। सो फीकल मैटर retained in the body, retained in the body। उसके ऑपोजिट है डायरिया। डायरिया में क्या होता है बच्चों, दस्त हो जाते हैं, ठीक है ना, और नॉर्मल से ज्यादा लिक्विड डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो वो जो लिक्विड डिस्चार्ज है, फ्रीक्वेंट लिक्विड डिस्चार्ज है, दैट इज कॉल्ड डायरिया। दिस इज फ्रीक्वेंट लिक्विड डिस्चार्ज। दस्त हो गए भाई, सीधी सी बात है। इंडाइजेशन मतलब खाना ढंग से हजम नहीं हो रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है खाना हजम ना होने का। हो सकता है बच्चों एंजाइम्स की कमी होगी हो, दैट कैन बी द रीजन कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही नहीं बन रहे हैं। हो सकता है आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, जब ज्यादा टेंशन लेते हो तो भी भूख अच्छे से नहीं लगती है, तो स्ट्रेस से भी खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं टेंशन मत लो, खाओ पियो और अपना पढ़ाई करो। एंजाइम्स की कमी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है बच्चों, हो सकता है आप जो खा रहे हो वो अच्छा खाना नहीं खा रहे हो। अच्छे से मेरा मतलब है कि आपका जो खाना है वो ज्यादा स्पाइसी है, ज्यादा मिर्च मसालेदार फूड अगर आप खाओगे, स्पाइसी फूड या ऑयली फूड, तो इससे भी आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, गैस बनने लग जाएगी, पेट में अफारा आने लग जाएगा। आप यू विल से क्या ना, ऐसे लग रहा है कि पेट खाया थोड़ा सा लेकिन पेट भरा भरा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक है, तो ये है खाना ढंग से हजम ना होना, अपच हो जाना, जिसे बोलते हैं ना अपच हो गई है। तो ये बच्चों कुछ डिसऑर्डर्स थे, क्या आपको समझ में आए? यस सर। ठीक है, एक डिसऑर्डर बच्चों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, अपेंडिक्स, उसमें भी हो सकता है। देखिए लास्ट पेज पे जाते हैं। अपेंडिक्स कहां गया हमारा, ये रहा बच्चों। अपेंडिक्स कई बार क्या होता है कि अपेंडिक्स जो है इसमें इंफेक्शन हो जाता है और इसमें सूजन आ जाती है, तो काफी पेन होने लगता है साइड में। और जब अपेंडिक्स में बच्चों यू कैन से अपेंडिक्स में जब सूजन आ जाती है तो बड़ी हो जाती है ये, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स के पीछे आइटिस लगा देना है, तो अपेंडिक्स के अंदर आइटिस हो गया है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आइटिस जिस भी वर्ड के पीछे लगा मिले, क्या मतलब होता है?
इन्फ्लामेशन। तो मैं बोलूंगा अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो गई है तो मैं बोलूंगा हो गया है अपेंडिसाइटिस। फिर डॉक्टर लोग ऑपरेशन करेंगे, 15-20 मिनट का ऑपरेशन होता है, इसको कट करेंगे, चीरा लगाएंगे, कट करेंगे, सील देंगे और बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि ये नॉन फंक्शनल है, कोई ज्यादा स्पेशल रोल इसका नहीं है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सो बच्चों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर। ओके मैं आपको कल इसका टेस्ट पेपर दे दूंगा, डीपीपी कल मैं दे दूंगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दूंगा, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? ओके सर। ठीक है, मंडे को फिर मैं उसके डाउट ले लूंगा आपसे। चलो ठीक है बच्चों, ओके, हैव अ गुड डे, बाय। बाय सर।